हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर माधव शरण पाठक। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम एमपी एडीपीओ 2026 जो 18 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम है उसको टारगेट करके वीडियो यूट्यूब पर श्री गणेश लॉ एकेडमी के माध्यम से भेज रहे हैं। इसका उद्देश्य अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो एमपी एडीपीओ में आने वाला है उसको एक शॉर्ट समरी, शॉर्ट रिवीजन और बेसिक फैक्ट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक कोटी जहां से बनते हैं उनसे रिगार्डिंग रहेगा। तो ये वीडियो के अकॉर्डिंग ये जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है इसमें टोटल 19 सेक्शंस हैं और 19 सेक्शंस के साथ जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले उनसे हम डिस्कस करेंगे। आपका टाइम ना लेते हुए हम अब बात करते हैं सीधा अधिनियम के बारे में। इसमें टोटल 19 सेक्शन हैं, जिसमें पहला सेक्शन हमेशा की तरह जैसा हर अधिनियम में रहता है सिवाय संविधान को छोड़कर संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। इसको प्रारंभ करने के पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये जो अधिनियम है ये 1958 का अधिनियम है और इसकी अधिनियम संख्या 20 थी। 1958 का अधिनियम संख्या 20। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। वर्ष 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा जो विषय आता है कि इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति इस अधिनियम को कब हुई, तो 16 मई 1958 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। बात आती है कि राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, मतलब गजट नोटिफिकेशन कब हुआ, तो 19 मई 1958 को इसमें गजट नोटिफिकेशन हुआ। अब बात आती है कि इस अधिनियम को क्यों बनाया गया। जैसा कि अधिनियम का नाम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ना। परिवीक्षा के साथ साथ यहाँ पर धारा 3 और 4, धारा 3 भर्त्सना की बात करता है, कम दंड से दंडनीय अपराध के बारे में, जहाँ पे 2 साल तक के सजा के बारे में बात की गई है। और धारा 4 बात करती है परिवीक्षा के बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी अपराधी को परिवीक्षा और सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ने के बारे में बात की गई है और उसके संबंध में ये अधिनियम है, ऐसा इसका उद्देश्य है। यह कहाँ पर लागू होता है, तो ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है। अब बात आती है कि इस अधिनियम के परिभाषा खंड की, तो परिभाषाओं की यदि बात करें तो इस अधिनियम में टोटल 4 परिभाषाएं ABCD करके 4 क्लॉज दिए गए हैं। पहला संहिता की बात करता है, A क्लॉज, B क्लॉज परिवीक्षा अधिकारी, C विहित की बात करता है और D ये बात करता है कि यदि कोई परिभाषाएं कम पड़ रही हैं तो ऐसी स्थिति में वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, चूंकि अधिनियम में एडिट नहीं किया गया इसलिए दंड प्रक्रिया 1973 के अकॉर्डिंग उन शब्दों की परिभाषाओं को लिया जाएगा। बात करें धारा 3 की, धारा 3 की यदि बात की जाए, यहाँ पे हाँ ये डेफिनेशन याद रखिएगा। परिवीक्षा अधिकारी की डेफिनेशन पूछी जाती है, कहाँ पे परिभाषित किया गया, तो परिवीक्षा अधिकारी की जो परिभाषा है वो 2B में दी गई है और धारा 2 के अंतर्गत बात की गई। अपराधियों को भर्त्सना के छोड़ने के संबंध में धारा 3 व्याख्या करती है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। भर्त्सना किन अपराधों की जाएगी, नॉर्मली ये याद रखिएगा 2 वर्ष से अनधिक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराधों के विषय में धारा 3 भर्त्सना के बारे में व्याख्या करता है। और अपराधियों को कौन कौन से ऑफेंसेस है, तो यहाँ पर चोरी के ऑफेंसेस, आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध और 420 छल संबंधी अपराधों की व्याख्या की गई है। तो यदि 379 जो चोरी हुआ करती थी वर्तमान में BNS में 303(2) में, और 380 जो 305 में कन्वर्ट हो गई है, 381 306 में वर्तमान में दी गई है, 404 दुर्विनियोग की, मृत व्यक्ति के शरीर से कोई चीज ले लेना, 315 कन्वर्ट हो गई है, 420 धोखाधड़ी के साथ कोई प्रॉपर्टी को अर्जित करना छल के माध्यम से, 318 4 में कन्वर्ट हो गई। तो इन ऑफेंसेस में जो चीजें रहेंगी वो भर्त्सना के आधार पर किसी भी अपराधी को छोड़ा जा सकता है परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये कब छोड़ा जाएगा, जब दोष सिद्धि घोषित हो चुकी है। मतलब ट्रायल के दौरान बात नहीं की जा रही, ये केवल ये बात की जा रही है कि यदि किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया और दोष सिद्धि के पश्चात उसको जो दंड दिया गया वो 2 साल तक का दंड है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति को भर्त्सना के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। ये धारा 3 से ये कंटेंट से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला,
बाल श्रृंखला के लिए धारा 3 के अंतर्गत छोड़ा जा सकता है। किन अपराधों में? जो 2 वर्ष से अनधिक दंड से दंडनीय अपराध हैं और कुछ कंडीशंस पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होती है, ऐसी भी बात है, और उसके चरित्र चाल चलन को देखते हुए उसको छोड़ दिया जाए, न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा उस चीज को समझने के पश्चात। अब बात आती है परिवीक्षा। तो परिवीक्षा के आधार पर भी किसी अपराधी को छोड़ा जा सकता है, वो धारा 4 में बताया गया है, और उसके सदाचरण के आधार पर धारा 4 में उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसका जो जिस अपराध के लिए वो दंडनीय है, जिसको दोष सिद्ध हुआ है, वो कम से कम ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिसमें मृत्यु दंड दिया जा सकता था या आजीवन कारावास। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को प्रोबेशन पर प्रतिभू सहित अर्थात जमानतदार साथ में है तो भी छोड़ा जा सकता है, जमानतदार नहीं भी है तो बंध पत्र, उसके खुद के बंध पत्र पर, जिसको हम मुचलका बोलते हैं, के आधार पर भी छोड़ दिया जा सकता है। अब बात आती है धारा 4 के अधीन कोई अपराधी छोड़ा जा सकता है, और उसके लिए आवश्यकता ये होगी कि न्यायालय उस पर विचार करेगा। न्यायालय के विचार करने के पश्चात प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आती है, उन सारी चीजों को देखते हुए किसी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। बात आती है किसकी रिपोर्ट को मान्यता मिलेगी? तो परिवीक्षा अधिकारी धारा 4 में जो रिपोर्ट लगाएगा उस पर विचार करेगा, ऐसे ही न्यायालय किसी अपराधी को छोड़ेगा नहीं। इसमें एक केस आया हुआ 1973 का धारा 4 के संबंध में, राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, AIR 1973, इसको आप याद रखिएगा, इसमें 3 और 4 के ऊपर है। अब बात आती है धारा 5 की। धारा 5 बात करती है प्रतिकर और खर्चे की। अपराधियों से प्रतिकर और खर्चे लेने की शक्ति न्यायालय में निहित होती है धारा 5 के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है कि धारा 5 में कितना प्रतिकर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इतने प्रतिकर का संदाय जितना न्यायालय उचित समझे। कोर्ट जो डिस्क्रिशनरी पावर है, कितना प्रतिकर लगाएगा। देन आती है कि वसूली किस प्रकार की होगी। यदि प्रतिकर दिया जाना है तो रकम वसूल कैसे होगी? तो BNS में जो रकम वसूली की प्रक्रिया, BNSS में सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 386 और 87 के अधीन जो प्रक्रिया है, उस आधार पर उसकी जो जुर्माने की रकम है वो वसूल की जा सकती है, जिसको वर्तमान में 427 और 428 में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर बात आती है कि सिविल न्यायालय नुकसानी दिलाने में उस किसी रकम की गणना में ले सकेगा जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की 5A के अंतर्गत संगत या वसूल की जाए, तो न्यायालय इस चीज को कर सकेगा। इसके बाद आता है धारा 6, इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारा 6 में एक डेट, एक फिगर दिया गया है 21 वर्ष के बाद के बच्चों के बारे में। लिखा है इसमें कि धारा 6 के अंतर्गत कि 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन। नॉर्मली यदि कोई ऐसा बालक है जिसकी उम्र 21 वर्ष है तो उसको कारावास नहीं भेजा जाएगा न्यायालय द्वारा, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑफेंस में इसका लाभ नहीं दिया जाएगा जो ऑफेंस आजीवन कारावास से दंडनीय है। तो आपने अभी जिसके जस्ट पहले पढ़ा था परिवीक्षा को, किसको छोड़ा जाएगा? ऐसे अपराध जिनमें दंड मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से कम है। तो यहाँ पर 21 साल तक के बच्चों को छोड़ तो दिया जाएगा, लेकिन यदि उसके द्वारा किया गया कोई अपराध कैसा है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, तो ऐसी स्थिति में उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसको दंड मिलेगा। धारा 6 का जो बेनिफिट है वो मिलेगा 21 साल के बच्चे को, लेकिन ऐसे ऑफेंस में कतई नहीं मिलेगा जो आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध कारित करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धारा 7 से बन सकता है। जो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट है वो गोपनीय होती है धारा 7 के अंतर्गत। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, या अपने यहाँ तो ठीक ही ठीक, बाहर के राजस्थान वगैरह के राज्यों में ये पूछा गया है। MPADPU 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। MPADPU में 2 क्वेश्चन अभी तक जो हैं वो पूछे गए हैं। एक तो एक्ट नंबर याद रखिएगा 1958 का
20वें नंबर का एक्ट है। और एक यहाँ से कि जो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट होती है वो कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना धारा 7 के अंतर्गत वो कैसी होती है, गोपनीय होती है। अब बात आती है धारा 8 की। बात करें तो परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार की व्याख्या की गई है कि न्यायालय जो जिस व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ रहा है और उसमें जो शर्तें लगाई हैं उसने बंध पत्र में भरने के लिए, उन शर्तों में धारा 8 में वह फेरफार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। आपने धारा 4 में पढ़ा कि किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पे छोड़ा गया था, तो यहाँ पर यदि बंध पत्र वगैरह उस टाइम पे जो जमानत आपने पढ़ा प्रतिभू सहित प्रतिभू रहित, तो प्रतिभू सहित रहित और खुद के मुचलके पे भी यदि छोड़ा गया है तो धारा 8 में न्यायालय चाहेगा तो उन बंध पत्रों की शर्तों में फेरफार अर्थात परिवर्तन कर सकता है। बंध पत्र की अस्तित्व अवधि को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी धारा 8 में किया गया है। और ये जो परिवर्तन किए जाएंगे, फेरफार किए जाएंगे, ये अपराधी को सुनवाई का अवसर दिए जाने पर किया जाएगा। आपको पता है कि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि कोई भी कार्य दोनों पक्षों को सुनकर ही किया जाता है, तो यहाँ पे जब भी परिवर्तन फेरफार किया जाएगा या नया बंध पत्र के लिए बोला जाएगा तो वहां पर अपराधी को अपनी सुनवाई के लिए अवसर दिया जाएगा। 8(3) के अंतर्गत एक प्रश्न बन सकता है कि 8(3) के अधीन न्यायालय बंध पत्र को उन्मोचित कैसे कर सकेगा, डिस्चार्ज कब कर देगा बंध पत्र। यदि परिवीक्षा अधिकारी आवेदन करता है इसका जो बंध पत्र है उससे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको बंध पत्र को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। धारा 9 की बात करें तो धारा 9 बात करता है बंध पत्र की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने पर प्रक्रिया। आपने पढ़ा धारा 4 में एक बंध पत्र भरवाया गया, उस बंध पत्र में कुछ शर्तें थी, उनमें परिवर्तन की बात 8 में की गई। 9 में बात कर रहा है कि जो बंध पत्र की चीजें थी उनका पालन नहीं कर रहा व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया बताई गई है धारा 9 में। साथ में ये बोला गया बंध पत्र की शर्तें जब अपराधी अनुपालन नहीं करता है देन क्या किया जा सकता है, तो ऐसे अपराधी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है, अपराधी के नाम समन जारी कर सकता है, या प्रतिभुओं अर्थात जो गारंटर थे, जमानतदार थे, उनके विरुद्ध भी समन जारी किया जा सकता है यदि अपराधी बंध पत्र की शर्तों का पालन नहीं करता। अब बात आती है कि विफल रहता है अपराधी, नहीं पालन करता है, उसके बाद वह न्यायालय में लाया जाता है तो क्या होगा, तो धारा 9 ही कहती है हो सकता है उसको पुलिस रिमांड पे भेज दिया जाए, पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा उसे पुलिस अभिरक्षा में, या फिर उससे कहा जाएगा आप जमानतदार लाइए, जमानत मंजूर की जा सकती है और प्रतिभू के बिना भी जमानत दी जा सकेगी। तो धारा 9 प्रक्रिया की बात करता है। यदि अपराधी जो धारा 4 में शर्तें लगाई गई थी बंध पत्र की वो पालन नहीं करता तो वारंट, समन और जमानतदार को समानन चला जाएगा, और जब वो न्यायालय में लाया जाता है ऐसी स्थिति में 3 कंडीशंस हो सकती हैं। जमानत दी जा सकेगी आपके जमानतदार के साथ, बिना जमानतदार के भी जमानत दी जा सकती है, और मामले की समाप्ति तक, मतलब जब तक मामला यानी तो पूरी सजा नहीं हो जाती तब तक उसको पुलिस रिमांड पे भी रखा जा सकता है। अब बात आती है कि जब पहली बार वो असफल रहा तो कितना जुर्माना लगेगा, तो बिल्कुल जुर्माना ना के बराबर है, धारा 9 में 50 रुपए का जुर्माना लग सकता है। धारा 10 जो बात करती है वो गारंटर्स के बारे में बात करती है, प्रतिभुओं के लायबिलिटीज और प्रतिभुओं के जो चीजें हैं, प्रतिभुओं के
क्या क्या कर्तव्य हैं, उन सारी चीजों के बारे में धारा 10 प्रतिभुओं के बारे में, गारंटर्स के बारे में, जमानतदारों के बारे में बात करता है। धारा 11 अपील रिवीजन के बारे में, न्यायालयों की शक्ति के बारे में बात करता है। धारा 10 11 को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्ट अपील रिवीजन की बात कहाँ की गई, तो धारा 11 में बात की गई है। अब बात आती है कि पुनरीक्षण में अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करेगा। यदि मान लीजिए पैरोल जो प्रोबेशन हुआ उसके खिलाफ अपील हो गई तो न्यायालय क्या करेगा, जितना दंड उसका था उससे ज्यादा दंड नहीं देगा, और ये उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय ध्यान रखेगा जो दंड व्यवस्था है न्यायालय दंड देगा लेकिन उतना नहीं, उससे अधिक नहीं देगा जो उसको निचले न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो ये धारा 11 अपील रिवीजन की बारे में बात करता है। अब बात करें धारा 12 की, तो धारा 12 बात करता है कि दोष सिद्धि में कोई एक अयोग्यता थी उसको हटाए जाने के संबंध में बात करता है। 13, 14, 15 ये उस अधिकारी की बात करता है जिस अधिकारी की रिपोर्ट पर ये सारी प्रक्रियाएं होनी है, अर्थात परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति के बारे में धारा 13 में बात की गई है। धारा 14 में परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों की बात की गई है, और धारा 15 में ये बोला गया ये प्रोबेशन ऑफिसर है, परिवीक्षा अधिकारी है, वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है। तो बात करें कि नियुक्ति के बारे में, तो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो धारा 13 में बताई गई है, और इसमें बोला गया है कि परिवीक्षा अधिकारी कौन होगा, वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है। अर्थात जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी नियुक्ति कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा निमित्त मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध है। यदि कोई सोसाइटी है तो उसके द्वारा उसको उपलब्ध होना चाहिए। किसी असाधारण मामले में कोई अन्य व्यक्ति होगा जो न्यायालय की राय में उस मामले की विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने योग्य है। साधारणता देखें तो याद रखिएगा इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। कभी कभी ये होगा कि न्यायालय भी उसको डिसाइड कर सकता है कि आप प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में, लेकिन यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसकी एक नियुक्ति होती है, प्रोबेशन ऑफिसर होता है। तो धारा 13 में इस विषय में बात की गई है। साथ में बात की गई है इस पर नियंत्रण किसका होगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर के अंडर में इसका कार्यभार होगा। परिवीक्षा अधिकारी कलेक्टर के अधीनस्थ माना जाएगा। 14 की बात करें तो परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। कर्तव्य को आप चाहें तो देख सकते हैं कि प्रोबेशन ऑफिसर था, रिपोर्ट लगाता था अपराधियों के संबंध में, और यदि सीधे बात करें तो परिवीक्षा अधिकारी अभियुक्त की परिस्थितियों एवं घर के माहौल की जांच करता है, परिवीक्षा अधिनियमों का सुपरविजन करता है, अपराधियों को सलाह और सहायता देता है। ऐसे कर्तव्य यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी के हैं। धारा 16, धारा 13, 14 और 15 कह रही है कि ये क्या होंगे, लोक सेवक होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। तो नेक्स्ट आता है सद्भाव पूर्वक में यदि कोई कार्यवाहियां की गई हैं तो वहां पर संरक्षण प्राप्त है किसको, राज्य सरकार को भी, परिवीक्षा अधिकारी को भी, और कोई भी नियुक्त कोई भी पदाधिकारी है तो उसको भी ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट बात करेंगे कि धारा 17 के बारे में। धारा 17 बात कर रही है कि नियम बनाने की शक्ति, प्रोबेशन एक्ट 1958 के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है, लेकिन केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। इसके बाद जो चीजें हैं, धारा 18 व्यावृत्ति की बात करती है। धारा 19 कुछ क्षेत्रों में लागू ना होने के विषय में बात की गई है। और एक सेक्शन याद रखिएगा जो परिवीक्षा के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, धारा 401 परिवीक्षा पर छोड़े जाने के संबंध में
व्याख्या करती है। सीआरपीसी की धारा 360 थी। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो 401। लास्ट जो ओटी पूछे जाने की संभावना है, टोटल कितने सेक्शन है? तो धारा 19 इस प्रोबेशन एक्ट में है। ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये आपको प्रोबेशन एक्ट से इतनी ही चीजें पूछे जाने की संभावना है। बहुत छोटा एक्ट है, इसको बड़े आसानी से किया जा सकता है। हमारा वीडियो भी ज़्यादा लेंदी नहीं है, टोटल लगभग 21 मिनट का वीडियो है। और आगे भी हम इस विषय में एडीपीओ के रिगार्डिंग वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे। आप चाहें तो ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमपी एडीपीओ का जो 18 अक्टूबर का आपका एग्जाम जो होने वाला है वो आपका अच्छा रहे, इस अपेक्षाओं के साथ एक बार आप सभी लोगों को पहले से ही शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। धन्यवाद।